नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैटरनिक सिस्टम के जो सॉल्यूशंस बनाए गए थे उसके क्या फ़ायदे थे, क्या चैलेंजेस थे एंड व्हाट वर द फैक्टर्स दैट चैलेंज्ड द मैटरनिक सिस्टम। और इसको वियना कांग्रेस के टाइम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, तो इसे वियना सिस्टम भी कह सकते हैं आप। नाउ आप सोच रहे होंगे कि लास्ट एपिसोड में तो वी टॉक्ड सो मच अबाउट क्लेमेंस वॉन Metternich and how he was coming from like an elite family and was very non-liberal person and had a very non-liberal approach, and that's how like he was very skeptical of revolutions, of like ideas spreading across Europe, so he wanted to curb all of that. तो ये सब सुन के आपने एक तरीके से एक इमेज बन जाती है कि भाई मैटरनिक सिस्टम तो खराब ही था। बट again we are in the field of history here, right? We are discussing something of a social science, और ये social science में क्या है ना, बाइनरी नहीं होती चीज़ें, राइट? लाइक इट्स नॉट लाइक 1 and 0 कि खराब ही है तो खराब ही है, उसके सारे फैक्टर्स खराब है, नहीं। सोशल साइंस में हर चीज़ के आपको कुछ ना कुछ ऐसे फायदे या some things that actually helped, you know, you will always have to think about it, you will always have to look at it, है ना? तो आज हम immediate जो benefits दिखे मैटरनिक सिस्टम के उसके बारे में बात करेंगे। We will talk about steps that were taken to implement the मैटरनिक system, then we will talk about what were the challenges arising out of a certain situation, and finally we will talk about कि जब ये challenges arise हुए, the factors that posed a challenge, how did these factors play a big role, a massive role in the history of Europe in 19th century? How did it shape the history in 19th century for Europe? तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि भाई was Metternich system a right solution? So simple, like to be very honest, it wasn't, right? Like because it had like the social awareness and the demands of people and the power of middle class and the thoughts of general population had reached a level where they needed certain level of agility instead of like some steadfast hard system to be in place. और अगर आप मैटरनिक सिस्टम आपने जो लास्ट एपिसोड में सुना होगा तो ये सब तो समझ में आ ही गया होगा कि बहुत ज्यादा ऐसा सप्रेस करके कि ओ कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान दो इन पे, कन्वीनर बना दिया ऑस्ट्रिया को जर्मन रीजन्स का, वहां पे एक पार्लियामेंट सेटअप करके हर नेशन को बोला गया कि कोऑर्डिनेट करके ये ध्यान दिया जाए कि कोई रेवोल्यूशन ना हो पाए, कोई ऐसे थॉट्स ना फैल पाए। तो दिस वाज वेरी लाइक very medieval approach which would not work in this new consciousness, new world, new order, right? तो agility की कमी थी, so that's why like it was one of the reason it was not a right system. Then any system that had to be implemented had to balance people's hope and the power structure, है ना? कि भले मोनार्की भी हो, it had to acknowledge, it had to appreciate that now people have some role to play. It is no more the difference between haves and have nots. ये अब नहीं होगा, और अगर किया गया तो there will be struggles against that system. And of course you had United States of America had a already presented a model. ये मॉडल के बारे में हमने बात करी, इसको संघीय व्यवस्था कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। वहां पे क्या है कि यूनियन, जो स्टेट्स का यूनियन है उसके बीच में और ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट के बीच में एक बैलेंस है। स्टेट को काफी ऑटोनोमस पावर्स भी है, बट डिस्पाइट बीइंग ऑटोनोमसली गवर्न्ड स्टेट्स, दे आर ऑल यूनाइटेड इन वन फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये मॉडल अवेलेबल था, यूरोप के पास ये मॉडल अवेलेबल था, बट ये मॉडल अप्लाई नहीं किया गया
और इसकी हिंट भी अप्लाई नहीं की गई इन द मेटरनिक सिस्टम। और ये इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसको ड्राइव कौन कर रहा था? इसको ड्राइव कर रहा था ऑस्ट्रिया, जो कि शुरू से ही एक एब्सोल्यूट मोनार्की रहा था एंड हैड नॉट काइंड ऑफ अंडरगॉन अ चेंज दैट कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस एंड सम ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ फ्रांस हैड अंडरगॉन, है ना। तो ये इस कारण से एक फ्लॉड सॉल्यूशन था। और इसको अप्लाई करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले 1815, राइट आफ्टर नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815, एक क्वाड का फॉर्मेशन किया गया जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रुशिया और रशिया थे। एंड फिर 1818 में फ्रांस वाज इनवाइटेड एज अ 5th मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज आप देखिए फ्रांस ने ही पूरे कॉन्टिनेंट में खलबली मचाई थी एंड दिस वाज अ स्टेप इन लाइक लिटरली लाइक फॉरगिविंग फ्रांस फॉर व्हाट इट हैड डन टू द यूरोपियन ऑर्डर ऑफ दैट टाइम एंड इनवाइटिंग देम एंड मेकिंग अ कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। मैं ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आगे चल के जर्मनी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाएगा जैसा फ्रांस के साथ हुआ है। जर्मनी को बहुत ज्यादा आउटकास्ट किया जाएगा यूरोप में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो ये बात हमको ध्यान रखनी, हम आएंगे उस डिस्कशन में भी पर भी इन द फ्यूचर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन 1818 फ्रांस वाज invited as a 5th member and concert of Europe was created. अच्छा, अब उधर जार अलेक्जेंडर अपनी अलग थोड़ी सी पावर पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? जार अलेक्जेंडर फॉर्म्स अ होली अलायंस एंड Britain does not become a member of this alliance, only Prussia and Austria become the member, that also because of the pressure from Russia, क्योंकि adjacent countries थी तो उनको डर था थोड़ा। Russia was a powerful country even then, है ना। तो रशिया का डर सबको था। 1815 में ऐसा होता है कि रशियन आर्मी रीचेस पेरिस और वहां पे बहुत बड़ा एक प्रोसेशन करती है आर्मी, और उसकी स्ट्रेंथ देखकर ही यूरोपियन नेशंस की थोड़ी हालत खराब हो जाती है और ब्रिटेन को तो सही में बहुत चिंता हो जाती है। तो ब्रिटेन डजंट जॉइन दिस होली अलायंस बिकॉज ब्रिटेन नोज दैट रशिया इज कॉलिंग इट अ होली अलायंस, बट देयर इज दैट अल्टीरियर मोटिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग सुप्रीमेसी इन यूरोप, है ना। तो ये एक स्टेप्स कुछ लिए गए थे टू इंप्लीमेंट दिस सिस्टम। अब इसके फायदे क्या हुए? कुछ तो फायदे हैं ही। तो इमीडिएट बेनिफिट क्या हुआ कि इट एस्टैब्लिश बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। अब बैलेंस ऑफ पावर के साथ साथ मैं आपको इसका डाउनसाइड भी बताऊंगा, बट हाँ ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स, कोई वॉर वगैरह हुए नहीं ज्यादा, तो एक लेवल की स्टेबिलिटी आ गई और काइंड ऑफ प्रोवाइडेड अ रिलीफ टू अ जनरेशन दैट हैड बीन स्ट्रेच्ड बाय कंटिन्यूअस वॉर्स एंड बैटल्स फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स ड्यूरिंग लाइक रेवोल्यूशनरी एंड नेपोलियनिक वॉर्स जो थे उसके कारण, राइट। तो आप कह सकते हैं कि ये इमीडिएट बेनिफिट्स थे, बट इसके लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशंस ये थे कि बिकॉज द सिस्टम वाज सो रिजिड, द रेवोल्यूशंस हैपेंड। 1830 की रेवोल्यूशन होगी, एक यूरोपियन रेवोल्यूशंस होंगे अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज में, सब जगह कुछ ना कुछ डिमांड्स उठेंगी। सेम विथ 1848, सो मच सो कि मेटरनिक हैड सेड कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold, है ना। तो ये एक चीज हमको देखने को मिलती है यहां पर कि ये इसके लिमिटेशंस थे कि इट कुड नॉट वर्क इन द वे दीज पावर्स वांटेड इट टू वर्क। नाउ एक इसमें अब देखिए इसमें एक मजेदार बात क्या हुई, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रांस की रशिया के साथ जो लड़ाई हुई, जो इन्वेजन किया फ्रांस ने, उसके कारण रशिया अब यूरोप में कहीं ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। पहले इतना इन्वॉल्व नहीं था, अब इन्वॉल्व हो गया एंड इट काइंड ऑफ पोज्ड अ डेंजर टू द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप एंड ब्रिटेन गॉट वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, है ना। इनफैक्ट ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया हैड लाइक अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, पीछे उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कि रशिया शुड नॉट बिकम एक्स्ट्रा पावरफुल, क्योंकि रशिया का
अप्रोच एक्सपेंसिव, एक्सपेंशन अप्रोच है कि अपनी सीमाओं को, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाते जाना, ये अप्रोच होता था और इस कारण से ये ब्रिटेन को बहुत थ्रेटनिंग लगता था. व्हाई? बिकॉज in the 19th century, Britain started feeling that Russia would invade India from the way of Tibet or from the way of Afghanistan. और ये डर के कारण अब ब्रिटेन बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया था. It became very alert to this danger and that actually led to closeness between France and Britain. देखिए at a thought level ये दोनों कंट्रीज अब आफ्टर रेवोल्यूशन काफी मॉडर्न आइडियाज को लेकर आगे चलने वाली हो गई थी, वेरएस ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज थी जैसे ऑस्ट्रिया और रशिया हम बात कर रहे हैं, ये अभी भी वो पुराने जमाने के अप्रोच में ही जी रहे थे. राइट? तो देखिए इसके कारण होगा क्या, नाउ ब्रिटेन इज ऑलरेडी फीलिंग लाइक यू नो नॉट कनेक्टेड टू दैट कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का कॉन्सेप्ट एंड दैट्स वेयर द क्रैक्स विल अराइव. ये मैंने पहले भी बोला था. बट फिर भी जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था वो एक तरीके से मान लीजिए कि फर्स्ट जॉइंट अलायंस था, यू नो, लाइक विच काइंड ऑफ सेट द टोन लेटर ऑन इन द फ्यूचर फॉर स्टफ लाइक लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशन, है ना. तो ये पहला ऐसी एक अप्रोच थी कि सारे नेशंस मिलके कुछ पीस के लिए हम लोग काम करेंगे बाय कमिंग टुगेदर. तो ये तो हो गए सिस्टम को अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए एंड व्हाट यू नो वर द बाय प्रोडक्ट और व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट केम अप एज द रिजल्ट. नाउ व्हाट वर द चैलेंजेस टू दिस यूरोपियन सिस्टम. तो सबसे पहला चैलेंज, सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक रीजन जो सबसे बड़ा है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और हमने ये बार बार हिस्ट्री में पढ़ा है कि द इकोनॉमिक चेंज लीड्स टू सम सोशल चेंज, लीड्स टू द चेंज इन द क्लास इक्वेशन विच लीड्स टू थॉट रेवोल्यूशन विच विल लीड टू सम पॉलिटिकल चेंज, है ना. तो ये एकदम ये कनेक्शन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अब मिडिल क्लास और पावरफुल हुआ. मिडिल क्लास जब मनीड हो गया, पावरफुल हो गया, और साथ साथ क्या हुआ, इट गेव राइज टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, गेव राइज टू द लेबर क्लास. हम वी आर गेटिंग क्लोजर टू द टाइम व्हेन कार्ल मार्क्स विल अराइज विथ हिज आइडियाज. तो ये वही टाइम है ना, मिड ऑफ 19th सेंचुरी. तो बस हम देख रहे हो पहुंच रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मिडिल क्लास पावरफुल होते जाएगा एंड इट विल गिव राइज टू अ लेबर क्लास एंड बोथ ऑफ देम विल क्लैश विद द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. बोथ ऑफ देम विल क्लैश विद द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. दूसरा क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज. पॉपुलेशन इंक्रीज लेड टू इम्बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड जब भी इम्बैलेंस होते हैं रिसोर्सेज इट लीड्स टू डिस्कॉन्टेंट, और जहां डिस्कॉन्टेंट आया तो चेंज की कंडीशंस बन जाती हैं. तो ये तो इकोनॉमिक रीजंस थे. फिर थॉट लेवल पे क्या हुआ, वैचारिक लेवल पे क्या हुआ. सबसे बड़ी एक जो हमने पहले भी बात करी, लिबरलिज्म. लिबरलिज्म डेवलप्ड थ्रू एनलाइटनमेंट, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब ये बहुत स्ट्रेंथन हो चुका था द आइडिया ऑफ लिबरल, और मैंने पहले ही बताया है पॉलिटिकल लेवल पे लिबरलिज्म इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इकोनॉमिक लेवल पे लिबरलिज्म इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, पर्सनल सोशल लेवल पे लिबरलिज्म इज इंडिविजुअल फ्रीडम, एंड देन इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सोवरेनिटी ऑफ पीपल. अब देखिए इस पूरी सोवरेनिटी का जो चीज था वो मिडिल क्लास ने तो मोस्टली थोड़ा सा प्रोपोगंडा टाइप, प्रचार के तरीके से यूज किया, क्योंकि फुल सोवरेनिटी तो देने के लिए मिडिल क्लास भी तैयार नहीं था. राइट, फुल डेमोक्रेसी तो वो लोग चाहते भी नहीं थे. रूसो ने बोल दिया था, बट फुल डेमोक्रेसी वाज नॉट द डिजायर ऑफ मिडिल क्लास, बट इट विल टेक दीज नेशंस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. तो ये चार जो मेन आइडियाज थे वो लिबरलिज्म के थे. और दूसरी जो एक सोच, जो एक आइडिया डेवलप हो गया था वो था नेशनलिज्म. अब नेशनलिज्म मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मोनार्कियल मॉडल था विच वर्कड फ्रॉम 16th to 18th century, which was what, there will be a defined boundary of a nation,
देयर विल बी ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, तो मतलब एक पावरफुल मोनार्क, देयर विल बी कल्चरल एंड लैंग्वेज यूनिफॉर्मिटी, एंड द एंटायर थिंग विल बी कनेक्टेड टू द पर्सनल ग्लोरी ऑफ द मोनार्क. तो ये एक नेशनलिज्म का मोनार्कियल मॉडल मान लो आप, वो था 16 to 8. बट अब इस के लिमिटेशंस हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. क्यों? इसमें हैव्स और हैव नॉट, स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल पावर्स होते थे, कुछ लोगों के पास नहीं होते थे. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंज्ड इट. इट एंडेड स्पेशल प्रिविलेज, इट brought in the concept of citizen, it emphasized on power of people. और फिर जितना स्ट्रगल हुआ, हमने बार बार यही बात करी थी, it was people versus monarchical systems. तो ये स्ट्रगल हुआ ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिमिटेशंस को सरफेस पे लाकर इस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को चैलेंज करके ब्रेक कर दिया. एंड हुआ ये कि जो ट्रेडिशनल नेशनलिज्म है, जो मैं आपको मोनार्कियल मॉडल बता रहा था, दैट कपल्ड विथ लिबरलिज्म गेव राइज टू मॉडर्न नेशनलिज्म. और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था, क्योंकि जो लिबरल्स थे वो अपने को मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ आइडेंटिफाई करते थे, जो मॉडर्न नेशनल्स थे वो अपने आप को लिबरलिज्म के साथ आइडेंटिफाई कर रहे थे. और फिर उससे क्या हुआ, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म से चेंज होना शुरू हुआ. चेंज क्या हुआ कि जहां जहां नेशनलिज्म, जहां जहां ऑलरेडी मॉडर्न नेशनलिज्म आ चुका था, दोज कंट्रीज स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स, और द पीपल इन दोज कंट्रीज स्टार्टेड आस्किंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. सो दी यू कैन से लाइक स्टेट्स लाइक फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड बेल्जियम एंड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, यहां पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात होने लग गई. बट and in places जहां पे अभी nationalism still was growing like Italy and Germany, it led to the unification, है ना. तो इसलिए अब देख रहे हैं आप वियना कांग्रेस का ये जो आइडिया था या वियना सिस्टम जो था, एक अनसक्सेसफुल क्यों रहा? बिकॉज इट ट्राइड टू रिवर्स द चेंज, इट ट्राइड टू रिवर्स द टाइड, है ना. और इकोनॉमिक चेंजेस हैड लेड टू सोशल चेंजेस, एंड ऑलवेज इट विल लीड टू चेंज इन ऑर्डर. ये बात समझ में आना जरूरी थी. जिन्होंने ये सिस्टम सोचा था उनको ये बात समझ में नहीं आई, और इसलिए ये अनसक्सेसफुल रहा. एंड देन देयर वर, एज आई सेड, डिफरेंसेस विद इन द कंसर्ट ऑफ यूरोप इटसेल्फ. ब्रिटेन को समझ में आ गया था कि भाई रशिया को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, बिकॉज रशिया हैड स्टार्टेड थ्रेटनिंग ब्रिटेन्स power and was kind of, threatening the balance of power in Europe. And then अब आते हैं, how did nationalism, this modern nationalism, जो ये combination of monarchical plus liberalism वाला nationalism है, how did it impact Europe? क्योंकि स्प्रेड हुआ ना, ये नेपोलियन और उनके साथ ये सारे आइडियाज आगे स्प्रेड होते गए, तो ये मॉडर्न नेशनलिज्म अब स्प्रेड हो गया था. तो इसका इंपैक्ट क्या है? तो वेस्टर्न यूरोप में जहां पे कल्चरल डिफरेंसेस, लैंग्वेज डिफरेंसेस इतने ज्यादा नहीं थे, एथनिक डिफरेंसेस इतने ज्यादा नहीं थे, वहां दे बिकेम मॉडर्न नेशंस. सो ब्रिटेन, फ्रांस एंड सम ऑफ द एडजॉइनिंग कंट्रीज, दे टर्न्ड इनटू मॉडर्न नेशंस. फिर मैंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी की बात करी कि इनमें नेशनलिज्म की वेव ने लेड टू द यूनिफिकेशन. एंड देन ईस्टर्न यूरोप में जाएंगे आप तो हैब्सबर्ग्स, रशियन एम्पायर एंड ऑटोमन, दे हैड एथनिकली डाइवर्स मल्टीलिंगुअल पीपल लिविंग टुगेदर, बट वर स्टिल ऑपरेटिंग इन medieval, with a medieval approach, with a very different medieval order in those places. तो that led to डिसइंटीग्रेशन. वहां पे जब नेशनलिज्म की भावना पहुंची तो ये छोटे छोटे जगहों में डिवाइड हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमको देखने को मिलेगा. और दिस इज हाउ नेशनलिज्म इम्पैक्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, वेस्टर्न, इटली एंड जर्मनी, एंड ईस्टर्न इंक्लूडिंग ऑटोमन, हैब्सबर्ग एंड रशिया. बस अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से हम वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ वियना सिस्टम
एंड देन वी विल डिस्कस 19th सेंचुरी रेवोल्यूशंस इन यूरोप, जो मैं थोड़ा आपको एक हिंट दे रहा था कि 1830 1848 की जो रेवोल्यूशंस हुई हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर इस बात को आगे बढ़ाकर हम फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली को डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे अभी ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन टू द टाइम्स अहेड। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एपिसोड्स अब और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, बट हमको ये समझना है कि ये सब लाइक what are we basically discussing? We are discussing the tremors of French Revolution being felt decades, and you can even say like 70 to 80 years after the revolution. चलते रहेगा ये, अब ये प्रोसेस चलते रहेगा। जो आइडियाज, जो थॉट्स, जो जिस तरीके की बातें फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आई, वो अब इन ओल्डर ऑर्डर्स को लगातार चैलेंज करेंगी, एंड वी विल सी चेंज हैपनिंग, the wave of change spreading throughout the Europe. सुनने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, जय हिंद।